अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इस वक्त फ़लस्तीन वेस्ट बैंक जेरूसलम के पास लोग खुशी से झूम रहे हैं, अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं, बम फटाके फोड़कर खुशियाँ मना रहे हैं। जीत का ये सेलिब्रेशन इज़राइल वर्सेस फ़लस्तीन में इज़राइल द्वारा किया गया युद्ध विराम की वजह से हुआ है। जी हाँ, फ़लस्तीन से 1000 गुना ज़्यादा ताकत रखने वाला, फ़लस्तीन से 1000 गुना ज़्यादा मिसाइल्स रखने वाले और फ़लस्तीन से 1000 गुना ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आगे रहने वाली इज़राइल ने 11 दिन के युद्ध के बाद अपनी मर्ज़ी से युद्ध विराम कर दिया, हमास के आगे घुटने टेक दिए, जिसकी वजह से फ़लस्तीन के लोगों को ऐसा लग रहा है कि उन लोगों ने इस युद्ध को जीत लिया है। 11 दिन के इस बैटल में, जिसकी शुरुआत 10 मई से 21 मई की रात 2 बजे तक थी, इस 11 दिन के जंग में कौन जीता कौन हारा, इस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल पर डाल दी है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिलेगा। उस वीडियो को आखिर तक देखने वाला इस बात को समझ लेगा और फैसला करने में सक्षम हो जाएगा कि इज़राइल और फ़लस्तीन के वॉर में आखिर जीत इज़राइल की हुई या फिर फ़लस्तीन की। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इज़राइल और फ़लस्तीन की जंग में सुपर पावर रखने वाला इज़राइल ने आखिर क्यों युद्ध विराम कर दिया, घुटने टेक दिए, वो भी हमास के आगे। इसका सबसे बड़ा रीज़न तीन सबसे बड़े रीज़न थे और उन 3 रीज़न की चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा और मुझे उम्मीद है कि इन रीज़न की चर्चा किसी भी गोदी मीडिया के चैनल ने मुसलमानों, ख़ासकर मुसलमानों के सामने नहीं लाया है। न्यूक्लियर पावर रखने वाला इज़राइल, नेवी, आर्मी, टेक्नोलॉजी में 1000 गुना ज़्यादा रहने वाला इज़राइल ने आखिर क्यों इज़राइल फ़लस्तीन के सामने घुटने टेक देता, उसका सबसे बड़ा रीज़न था इकोनॉमी लॉस। जी हाँ, जब 7 मई 2021 मस्जिद अक्सा पर इज़राइल की फोर्सेस ने हमला करके हमारे मुसलमानों के तीसरे सबसे बड़े पवित्र स्थल पर हमला कर दिया, मस्जिद अक्सा को चोट पहुंचाई, बैतुल मुक़द्दस के हरम को उसको ख़राब करने की कोशिश की, मुसलमानों पर गोले दागे, आंसू गैस दागे, तो पूरी दुनिया में इस बात का वावेला फैलाया गया कि इज़राइल ने एक बहुत गलत और अन्याय वाला काम किया। हमास, गाज़ा में एक मुस्लिम संगठन, जिसने इज़राइल को धमकी दी कि अगर वो इस हरकत से बाज नहीं आया तो हम इज़राइल पर हमला कर देंगे, और आखिरकार हमास ने इज़राइल पर 48 घंटे में 1000 रॉकेट दाग दिए और 11 दिन के अंदर हमास ने 4000 रॉकेट इज़राइल के सरजमीन, ख़ास करके तेल अवीव पर दागे। हमास ने जो रॉकेट दागा इज़राइल पर, उसमें से 90% रॉकेट आसमान में ही इज़राइल की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी आयरन डोम रॉकेट डिफेंस ने 90% हमास के रॉकेट को आसमान में ध्वस्त कर दिया, जिसकी वीडियो फुटेज आप सबके सामने चल रही है। आपको यकीन नहीं होगा कि हमास जो रॉकेट का इस्तेमाल कर रहा था उसका नाम है अय्याश 250। उस एक रॉकेट की कीमत मात्र $500 होती है और हमास ने $500 वाले 4000 रॉकेट का इस्तेमाल किया इज़राइल को नुकसान पहुंचाने के लिए। लेकिन उस $500 के एक रॉकेट को रोकने के लिए इज़राइल का आयरन डोम का जो खर्च आया वो था $1,00,000 मिनिमम। $1,00,000 रॉकेट लगा हमास के मिसाइल को रोकने के लिए। उस लिहाज से इज़राइल को बिलियन डॉलर का हमास ने सीधे सीधे नुकसान कर दिया। तो इकोनॉमिकली अगर आप देखेंगे कि हमास का समर्थन कौन करता है, तुर्की, ईरान, अरब कंट्रीज़, हमास का इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। लेकिन इज़राइल का अपना पैसा, वो अपने पैसे से अमेरिका से हथियार ख़रीदता है, और अगर हमास की वजह से इज़राइल का बिलियन डॉलर का नुकसान हो जाए तो फिर इज़राइल को तो ये जंग रोकना ही था। दूसरे सबसे बड़े रीज़न पर आते हैं, जो इज़राइल की नज़र में सबसे बड़ा रीज़न होगा, जिसकी चर्चा आज तक किसी ने नहीं की है, लेकिन मैंने इस चीज़ को नोटिस किया। वो है इज़राइल और फ़लस्तीन की लड़ाई के बीच शिया और सुन्नी का इत्तेहाद, सऊदी अरब और ईरान के बीच वो रिश्ते जो धीरे धीरे अच्छी तरीके से कायम हो रहे थे। जी हाँ, 10 मई से लेकर 21 मई तक ये जंग। इस बीच 11 मई को एक खबर आती है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ईरान को लेकर अपने रिश्ते को बेहतर करने की बात कर रहे थे, और यह खबर यकीनन तौर पर इज़राइल के कैबिनेट को भी पहुंचा होगा। आपको यकीन नहीं होगा कि अगर सऊदी अरब ईरान से अच्छे ताल्लुकात बना ले तो करीबन 6 या 7 कंट्रीज़ जिस पर अभी तक सिविल वॉर चल रहा है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा।
1967 में इजराइल ने 6 अरब कंट्री से युद्ध लड़ा था और उन 6 अरब कंट्री को इजराइल ने 6 दिन के अंदर ही हरा दिया था। आज वो 6 अरब कंट्री इजिप्ट, सूडान, यमन, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और इराक, ये 7 कंट्रीज में इस वक्त सिविल वॉर चल रहा है, गृह युद्ध चल रहा है, शिया सुन्नी का झगड़ा चल रहा है, जिसकी वजह से इन 7 कंट्रीज जो इजराइल के चारों तरफ घिरा हुआ है, वो लोग अपने देश को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, अपने देश को तरक्की नहीं दिला पा रहे, इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं हो पा रहे हैं, हथियार नहीं बना पा रहे, क्योंकि यहां पर रहने वाले शिया सुन्नी समुदाय आपस में ही लड़ रहे हैं। इसमें इजराइल की बहुत बड़ी चाल है। अगर सऊदी अरब ईरान से हाथ मिला ले, शिया सुन्नी का गठबंधन हो जाए, तो डायरेक्टली उन 7 अरब कंट्रीज में पूरी तरीके से गृह युद्ध खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर सऊदी अरब और ईरान मिल जाए तो ये 7 अरब कंट्री में इसलिए युद्ध खत्म हो जाएगा क्योंकि उन 7 अरब कंट्रीज में शिया को सप्लाई करने वाले पार्टी का नाम ईरान है और सुन्नी की मदद करने वाली पार्टी का नाम सऊदी है। तो अगर सऊदी अरब ईरान से हाथ मिला ले तो उन 7 अरब कंट्री में बैठकर किसकी सरकार बनेगी, कैसे वोटिंग हो, फैसला हो जाएगा। तो जब 7 अरब कंट्री में गृह युद्ध अगर खत्म हो जाता है और शिया सुन्नी मिलकर सरकार बना लेते हैं, एक मुसलमान बनकर अगर रहते हैं, तो फिर इजराइल को नक्शा से मिटाने के लिए कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती है। आज इजराइल इसलिए पावरफुल है क्योंकि उसके आसपास रहने वाली मेजर ऑफ द कंट्री आपस में लड़ रही है। ईरान में ज़्यादा लड़ाई नहीं होती है क्योंकि ईरान एक शिया मेजोरिटी देश है, लेकिन सऊदी अरब में लड़ाई नहीं होती क्यों, क्योंकि सऊदी अरब सुन्नी मेजोरिटी देश है। लेकिन बाकी 7 कंट्री में लगातार गृह युद्ध की स्थिति बनती जा रही है, जिसको रोकने के लिए किंग सलमान ने अपने कदम आगे बढ़ाए और अब तक ईरान की तरफ से कोई रुख सामने नहीं आया है, क्योंकि उसके पीछे भी एक रीज़न है जो मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तीसरा सबसे बड़ा रीज़न जिसकी वजह से इजराइल ने फ़लस्तीन के आगे घुटने टेक दिया और युद्ध विराम कर दिया, सुपर पावर होने के बावजूद भी, वो था ईरान का न्यूक्लियर मिसाइल की तैयारी करना। जी हाँ, ईरान इस वक्त न्यूक्लियर मिसाइल बनाने के लगभग 90% करीब पहुंच चुका है। ईरान न्यूक्लियर वेपन पर काम कर रहा है। अमेरिका से उसकी डील भी हो चुकी है और वो इस पर लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। इस चीज़ से घबराकर इजराइल ने ऑलरेडी ईरान के कई सारे साइंटिस्ट पर हमला किए हैं, 2-3 को तो मौत के भी घाट उतार चुका है। इजराइल को इस बात की फिक्र है कि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेता है तो फिर इजराइल को नक्शा से साफ करने के लिए ईरान को किसी के परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरे अरब कंट्री मिडिल ईस्ट में सिवाय ईरान के किसी के भी पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। एक पाकिस्तान के पास है और मुस्लिम कंट्री में पाकिस्तान के पास है और ईरान के पास बनने वाले हैं। सऊदी के पास भी न्यूक्लियर वेपन नहीं है। अब ईरान के न्यूक्लियर वेपन से इजराइल क्यों रुका है? वो इसलिए रुका है, अब आप सुनिए क्यों रुका है। वो इसलिए रुका है क्योंकि इस जंग में अगर ईरान कूद जाता तो उसका न्यूक्लियर वेपन का पूरा प्रोजेक्ट अमेरिका तोड़कर रख देता। ईरान इस पर नहीं कूदा और इजराइल नहीं चाहता कि ईरान कभी भी आने वाले वक्त में न्यूक्लियर वेपन बनाकर उस पर अटैक करे। तो उसके पास, इजराइल के पास 2 ही रास्ता था कि वो इतना बावेला करता कि ईरान खुलकर इजराइल से लड़ता तो उसका न्यूक्लियर वेपन प्रोजेक्ट खत्म। और उसने युद्ध विराम कर दिया ताकि ईरान भी थोड़ा ठंडा जाए और आराम से अपना काम करे। तो एक न्यूक्लियर वेपन, शिया सुन्नी इत्तेहाद और इकोनॉमिकली इजराइल का सबसे बड़ा नुकसान होने से ही इजराइल ने युद्ध विराम कर दिया। मेरी नज़र में, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 सबसे बड़े रीजंस थे जिसकी वजह से इजराइल सुपर पावर होने के बावजूद भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम हमास है, ऐसे के सामने उसने घुटने टेक दी जो इसके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर ईमान पक्का हो, दिल में मजबूती हो तो इंसान किसी को भी हरा दे। इस जंग के ख़त्म होने के बाद हमास के लीडर ने सजदा शुक्र अदा किया। पूरे फ़लस्तीन में लोग सजदा शुक्र अदा कर रहे हैं, पटाखे बजा रहे हैं, क्योंकि पूरे फ़लस्तीन को ये पता चल चुका है कि ये उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये अलग बात है कि गाज़ा की सरजमीन में कोई भी खुशियाँ नहीं मना रहा है, क्योंकि सैकड़ों बिल्डिंग टूट चुकी है, 2000 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं, 250 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। किसी ने बाप खोया, कोई माँ खोया, किसी ने अपनी बहन को खोया, किसी ने अपने भाई को और किसी ने अपने औलाद को, और किसी का तो पूरा फैमिली का नाम निशान मिट चुका है। तो जो भी खुशी का माहौल है वो सिर्फ़ और सिर्फ जेरूसलम में है, फ़लस्तीन में है, गाज़ा में नहीं।
ये तमाम वीडियो फुटेज सब जेरूसलम से आई है, गाज़ा से कोई भी वीडियो फुटेज मुझ तक तो नहीं पहुंची है, क्योंकि वो लोग अब अपने घर बिल्डिंग बनाने में बिजी है। इजिप्ट की वजह से भी इज़राइल और हमास के बीच मध्यस्थता हुई और इजिप्ट ने न्यूट्रल होकर बहुत अहम रोल अदा किया। और इजिप्ट को पता था अगर जंग नहीं रुका तो ज़्यादा नुकसान फ़लस्तीन का होगा, क्योंकि घर बार लगातार तोड़ रहे थे, इज़राइल के लोग उसे छीनने की तैयारी कर रहे थे। और इजिप्ट ने ट्रक भेजकर अब उन तमाम लोगों की मदद की तैयारी के लिए तमाम चीज़ों को भेजना शुरू कर दिया है, जिनकी वजह से अब फ़लस्तीन अपने पैर पर खड़े हो सकें और गाज़ा में जिन लोगों के घर टूटा है, जिनके पास खाने के बांधे हैं, उनके लिए मदद की तैयारी की जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। आने वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर क्यों फ़लस्तीन के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने सऊदी अरब के किंग सलमान को शुक्रिया कहा है, जबकि हम सब जानते हैं कि फ़लस्तीन और इज़राइल के बीच सबसे कम अगर किसी ने बोला तो वो सऊदी है, सबसे नरमी किसी ने दिखाई तो वो दुबई है, और सबसे ज़्यादा क्रूरता से अगर किसी ने इज़राइल के ख़िलाफ़ मोर्चा खोला तो वो तुर्की और पाकिस्तान है। तो तुर्की और पाकिस्तान के बाद को छोड़कर महमूद अब्बास ने फ़लस्तीन के प्रेसिडेंट आखिर क्यों सऊदी अरब के किंग सलमान को थैंक यू कहा, इसके पीछे की खबर हमें जाननी पड़ेगी और उस पर रिसर्च करके मैं एक वीडियो आपके सामने लाऊंगा कि ऐसा क्या था कि आखिर सऊदी अरब को उसने थैंक यू बोल दी, जबकि उसे शुक्रिया कहना चाहिए तुर्की पाकिस्तान को, जिन्होंने यूएन तक जाकर चढ़ाई की और जलील करने की कोशिश की इज़राइल को। उसे थैंक यू बोलना चाहिए था रशिया को, जो इज़राइल के आड़े बन रहा था, चाइना को, जो सबसे ज़्यादा फ़लस्तीन का मुद्दा उठा रहा था, लेकिन उसने सऊदी का शुक्रिया कहा। और दूसरी वीडियो में बात करेंगे कि कैसे इस जंग के चलते बेंजामिन नेतन्याहू का जो सबसे बड़ा प्लान, आखिर ये जंग कोई खाली फोकट का खेल नहीं था, इसके पीछे बेंजामिन नेतन्याहू का बहुत बड़ा प्लानिंग था, जो अब लगभग फेल हो चुका है और उससे कुर्सी भी जाने वाली है। और इज़राइल के अंदर एक मुस्लिम मेजॉरिटी में एक पार्टी है जो 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सीट जीत चुके हैं और किंग मेकर का रोल अदा करके उसके सपोर्ट से ही अब इज़राइल में एक सरकार बनेगी जिसमें मुसलमानों का भी समर्थन होगा। और अब फ़लस्तीन के अच्छे दिन आने वाले हैं, उसका भी डिटेल मैं आने वाली वीडियो में आपके सामने करूंगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ अलग लगा हो, ऐसा इन्फॉर्मेशन जो आप तक किसी ने नहीं पहुंचाई हो, तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि आप इस वीडियो से किस हद तक मुतासिर है। अगर ये 3 रीज़न आपको भी लगते हैं तो ठीक, और अगर नहीं लगते तो कमेंट में बताइए कि सबसे बड़ा रीज़न क्या आपको लगता है जिसके वजह से इज़राइल ने युद्ध विराम कर दिया सुपर पावर होने के बावजूद भी। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के सलाम के रहमत व बरकत अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह हबीब से